Hello students, let us learn about topic called redemption of preference shares, which is applicable for SYBCom students semester 4 as well to the other university students in different class from FYBCom to TYBCom. Redemption of preference shares. Let us understand the meaning of redemption of preference shares. Redemption means redeem. Redeem means to pay back. Redeem का मतलब लौटाना, पैसे वापस करना. अगर कंपनीज एक्ट 1956 के हिसाब से बात किया जाए तो प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, इनका कंपनीज के अंदर मैक्सिमम लाइफ 10 साल तक होता है. कंपनीज एक्ट which was amended in the year 2013-14, right? If you go according to that, tenure has been expanded, but at the end these preference shares, debentures, they are not the part of permanent capital. ये कंपनी के permanent capital का हिस्सा नहीं है, खास करके प्रेफरेंस शेयर भले उसको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बोलते हैं, पर ये कैपिटल टेम्पररी टाइम फ्रेम में होता है. 1956 एक्ट के हिसाब से 10 साल और नए वाले के हिसाब से 20 साल, इससे ज़्यादा नहीं. ये पैसे अपने को उनको पे बैक करना पड़ता है, और जब ये पैसे पे बैक करते हो तो आप यानी उसके पैसे लौटा रहे हो. तो लौटा रहे हो, इसी शब्द को हम लोग बोलते हैं रिडम्पशन. तो इसी से ये टॉपिक का जन्म हुआ, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. अगर ये रिडम्पशन का कानून नहीं आया होता 1988 में अमेंडमेंट के थ्रू, तो शायद ये टॉपिक भी नहीं होता, isn't it? तो जैसे बाईबैक ऑफ शेयर्स है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर है, उसी तरह से रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है. तो आई होप सो आई हैव मेड दिस क्लियर कि व्हाट दिस टॉपिक इज ऑल अबाउट. कंपनी ने जो पैसा लिया है, अब वो कंपनी वो पैसा उनको वापस कर रही है, और ये वापस करने का जो प्रोसीजर है, इसी को हम लोग बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. अब रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स करना है तो उसके लिए कुछ नियम कायदे तय हैं. There are certain rules which have been framed and one has to abide with the rule in order to carry out the procedure of redemption of preference shares. आपको प्रेफरेंस शेयर रिडीम करना है तो रिडीम का पैसा जो है या तो आपके कमाए हुए प्रॉफिट में से होना चाहिए. कमाया हुआ प्रॉफिट मतलब जिसको डिविजिबल प्रॉफिट बोला जाता है. क्या बोला जाता है? डिविजिबल प्रॉफिट. यानी कंपनी जो हर साल प्रॉफिट कमाती है, जो डिविडेंड के तौर पे बांटती है, उसमें से अगर पैसा बचाया है और आपने एक तकरीबन 9 अकाउंट है उसमें ये पैसे रखे हैं, तो उसमें से ये पैसे यूज करके आप प्रेफरेंस शेयर का पैसा लौटा सकते हो. एक तो ये ऑप्शन है, और ये सबसे सही और वाइबल ऑप्शन है. मान लो अगर आपके पास ये पैसा नहीं है तो दूसरा ऑप्शन क्या लिया जा सकता है? दूसरा ऑप्शन है, या आप नए टाइप के इक्विटी शेयर इशू, नए टाइप के प्रेफरेंस शेयर इशू करो, या इक्विटी शेयर इशू करो. उससे जो पैसा है उससे ये प्रेफरेंस शेयर का पैसा लौटा दो. मतलब प्रैक्टिकली आप लोन लेकर ये पैसे चुकता नहीं कर सकते. मतलब एक लोन क्लियर करने के लिए दूसरा लोन नहीं लेंगे, राइट? इसका पैसे का अरेंजमेंट कहाँ से होगा? आपने जो 10 साल के समय में, 20 साल के समय में जो पैसा आपने जमा किया है, डिविजिबल प्रॉफिट, कंपनी के पास जो टोटल प्रॉफिट आता है वो प्रॉफिट कंपनी पूरा का पूरा लौटा नहीं देती है, वो प्रॉफिट अपने पास रखती है. तो उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा जो उसने जमा करके रखा है 10 साल में, उसके पास मान लीजिए इतना पैसा है कि वो प्रेफरेंस शेयर का पूरा पैसा दे सकता है वहां से, तो वो वहां से वो पैसा उठाएगा और उस पैसे से प्रेफरेंस शेयर वालों का पैसा दे देगा, अपनी लाइबिलिटी उतार देगा. एक तो ये ऑप्शन है. दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? दूसरा ऑप्शन ये है कि समझो पैसे पूरे नहीं पड़ रहे या बिल्कुल ही नहीं है, और रिडम्पशन सर पे खड़ा है, तो आप नए टाइप के इक्विटी शेयर इशू कर दो या नए टाइप के प्रेफरेंस शेयर इशू कर दो. उससे जो पैसे अरेंज होंगे वो पैसे के बदले ये प्रेफरेंस शेयर्स को खत्म कर दो. सो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, बट यू कांट इशू डिबेंचर्स, यू कांट टेक लोन फॉर रिडीमिंग प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स. मोटा मोटी तो यही रूल है, ठीक है? तो प्रेफरेंस शेयर रिडीम करना है तो उसकी कुछ शर्तें मान के चलो. शर्तें क्या है? अब एक बार मैं आपके स्क्रीन पे लिखते जा रहा हूँ, आपको स्क्रीन पे दिखेगा, बोर्ड पे जो लिख रहा हूँ आप देखो उसको ध्यान से, तो चीजें आपको वो अपने आप समझ में आएंगी कि क्या अपने को प्रोसीजर है और क्या वो प्रोसीजर को फॉलो करना है, isn't it? So let's see the board on your screen. अभी आपको बात कर रहा था जो रिजर्व्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं और जो रिजर्व्स नहीं इस्तेमाल किए जा सकते हैं. तो यहाँ पे मैंने आपको चार्ट दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पर. I'll show that screen. Let me share that. Isn't it? So if I share the screen, you'll be able to see this. Isn't it? You can see this over here. ये आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है यहाँ पर, तो ये दो पार्ट में सेग्रीगेट किया गया है. जो लेफ्ट हैंड साइड में जो पार्ट दिख रहा है उसको हम बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट. दैट इज कॉल्ड एज, ये जो हिस्सा है इसको हम बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट. क्या कहते हैं उसको? डिविजिबल प्रॉफिट. दिस इज टर्म्ड एज डिविजिबल
प्रॉफिट, और ये जो है ये नॉन डिविजिबल प्रॉफिट है। क्या है? नॉन डिविजिबल प्रॉफिट। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है, तो टेक्निक्स में टेक्निकल मत पढ़ो, ये मैं सिंपल मीनिंग बता देता हूँ। डिविजिबल मतलब जो प्रॉफिट डिविडेंड देने के काम आता है, जो प्रॉफिट बिजनेस करके कमाया गया है उसको डिविजिबल प्रॉफिट बोला जाता है। और नॉन डिविजिबल प्रॉफिट मतलब ये एक तरह के कैपिटल गेन्स है। ये एक तरह के क्या है? कैपिटल गेन्स। यानी जैसे प्रेफरेंस शेयर, आप शेयर इशू कर रहे हो तो 100 रुपए का शेयर आपने 110 में बेच दिया, तो जो 10 रुपए एक्स्ट्रा कमाया वो कैपिटल गेन है। ये रिकरिंग प्रॉफिट्स नहीं है। दीज आर केस ऑफ नॉन रिकरिंग प्रॉफिट्स, दिस आर टर्म्ड एज नॉन रिकरिंग प्रॉफिट्स। यानी ये प्रॉफिट्स कॉमन नहीं है, कभी कभार हो जाते हैं, वंस इन अ ब्लू मून। आपने कोई एसेट बेचा, उस पर ज़्यादा प्रॉफिट कमा लिए, या आपने अपने एसेट्स को रीवैल्यू किया, उसकी वैल्यू बढ़ गई, उस पर आपने प्रॉफिट कमा लिया। तो ये सब ऐसे प्रॉफिट है, इनको नॉन कैश भी प्रॉफिट बोल सकते हैं। जैसे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है, आपने एसेट बेचा नहीं है, रिवैल्यूएशन किया, उसकी वैल्यू बढ़ गई। तो ये जो प्रॉफिट्स है ये नॉट अलाउड फॉर रिडम्पशन। दीज प्रॉफिट्स आर नॉट अलाउड फॉर रिडम्पशन, बट दीज आर अलाउड फॉर रिडम्पशन। इसमें सबसे पहले नंबर आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। दूसरे नंबर पे जनरल रिजर्व्स, राइट? इसको हम रेवेन्यू रिजर्व्स भी बोलते हैं, वी कॉल इट रेवेन्यू रिजर्व्स। तीसरा होता है डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व के नाम से आपको समझ में आ जा रहा होगा, कभी डिविडेंड देने के लिए पैसा कम पड़ रहा है तो ये रिजर्व में से पैसा उठा के डिविडेंड दिया जा सकता है। इंश्योरेंस फंड है, राइट? अभी इंश्योरेंस फंड के लिए पैसा रखा हुआ है, तो उसमें का जो नेट वैल्यू है वो वैल्यू से हमसे मतलब है, बराबर। पूरे के पूरे मतलब जो सरप्लस है उसको यूज कर सकते हैं, पूरी वैल्यू नहीं यूज कर सकते। वर्कमेंस कंपनसेशन फंड जो स्टार लगा है, वर्कमेंस कंपनसेशन फंड मतलब कैसे? जैसे मान लीजिए कोई आपकी फैक्ट्री है, फैक्ट्री में वर्कर्स हैं, तो वर्कर्स है तो वहाँ एक्सीडेंट हो सकता है, तो एक्सीडेंट होगा तो अचानक पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो कहाँ से लाओगे? वर्कमेंस कंपनसेशन फंड में से। तो मान लीजिए दो चार क्लेम है आपकी कंपनी की तरफ, तो क्लेम मान लीजिए 10 लाख का है और आपके वर्कमेंस कंपनसेशन फंड में 1 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, तो 10 लाख रुपए आप दे सकते हैं, तो 90 लाख तो यूज कर सकते हैं ना। इसलिए यहाँ पे स्टार किया गया दोनों तरफ। मतलब वी आर कंसर्न विद दी ओनली नेट वैल्यू। विच वैल्यू? नेट वैल्यू। प्लीज बेयर विद द राइटिंग, नेट वैल्यू। वी आर कंसर्न विद दी ओनली नेट वैल्यू। इज इट फाइन? वॉलेंट्री डिबेंचर रिडेम्पशन फंड, इसके आगे एक शब्द लगा है वॉलेंट्री। वॉलेंट्री मतलब यू हैव क्रिएटेड बाय योरसेल्फ, so you can use it by yourself. The word voluntary itself is more than enough that I can make it the use of such reserves according to my terms and condition. Workmen's accident fund more or less same ही है compensation fund जैसा। रिजर्व फंड एक जेनरिक नाम है जनरल रिजर्व के लिए। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व यानी आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया है और आपको लगता है कि उसमें लॉस हो सकता है, तो कुछ पैसा आपने साइड में रखा है उस लॉस को भरपाई करने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, राइट? फिर यहाँ पे आता है सिक्योरिटीज प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। ये चैप्टर आपने पहले पढ़ा हुआ है, उसके बारे में बात कर रहा है। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, ये कैपिटल रिजर्व का दूसरा नाम समझ लो आप। रिवैल्यूएशन रिजर्व, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। तो ये सब रिजर्व्स हैं, मगर ये रिजर्व्स प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने के काम आते नहीं है। आपके काम के रिजर्व्स कौन से हैं? एक पीएनएल है, जनरल रिजर्व है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व है, वर्कमेंस कंपनसेशन फंड है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, तो या नॉर्मल रिजर्व फंड है या रेवेन्यू रिजर्व्स है। ये सारे आप इस्तेमाल कर सकते हो किस चीज़ के लिए? प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने के लिए। प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने के लिए कुछ स्टेप्स और प्रोसीजर्स फॉलो करना जरूरी है। सबसे पहला कंडीशंस। व्हाट आर द कंडीशंस? ओनली fully paid up preference shares, only fully paid up preference shares can be redeemed, can be redeemed। यानी प्रेफरेंस शेयर्स पार्टली पेड अप है तो आप उसको रिडीम नहीं कर सकते। वो शेयर क्या होना चाहिए? फुल्ली पेड अप होना चाहिए, राइट? तो फुल्ली पेड अप प्रेफरेंस शेयर करने के लिए क्या होगा? आपको कॉल करना पड़ेगा और कॉल का पैसा आ जाएगा। तो आप जब प्रेफरेंस शेयर्स को फुल्ली पेड अप करेंगे, उसका 10 रुपया बाकी है, समझो 100 रुपए का शेयर, उस पर 90 रुपए ही आया हुआ है, तो आप उस पर कॉल करोगे तो पैसा आएगा। तो पैसा आएगा तो आपकी एंट्री होनी चाहिए बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल
अकाउंट, इज इट फाइन? तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, ये आपका पहला कंडीशन, ओनली फुल्ली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम्ड। एक बार शेयर्स फुल्ली पेड अप हो गए तो ये शेयर्स को रिडीम करना है। अब शेयर रिडीम करने के लिए मैंने क्या बताया, शेयर्स कैन बी रिडीम आइदर आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट और आइदर आउट ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स। तो ये चीजें आपको तय करनी पड़ेगी भाई, कितना ये करना है, प्रेफरेंस शेयर आपको रिडीम करना है, तो आप उसके पैसे का अरेंजमेंट कैसे करेंगे, कहाँ से पैसा आएगा, कैसे रिडीम करने वाले हो, आपके पास डिविजिबल प्रॉफिट है कि नहीं। तो इसके लिए आपको चीजें अरेंज करनी पड़ती हैं। उसमें से पैसा अरेंज करने का सबसे पहला चीज होता है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्या होता है? सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी नेक्स्ट स्टेप आपका क्या हो सकता है? सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो मोटा मोटी जब भी इन्वेस्टमेंट बेचते हैं तो इसमें प्रॉफिट ही होता है, और वो प्रॉफिट डिविजिबल प्रॉफिट होता है। वो प्रॉफिट हमारे काम का था। मान लीजिए आपने इन्वेस्टमेंट बेचा और उसमें प्रॉफिट हो गया, तो आपकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इज इट फाइन? ये सेकेंड स्टेप पकड़ लो और सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया। थर्ड स्टेप जो होता है, जो हम थर्ड स्टेप की बात करते हैं, तो थर्ड स्टेप जो है आपका है वो फ्रेमिंग ऑफ इक्वेशन, फ्रेमिंग ऑफ इक्वेशन। फ्रेमिंग ऑफ इक्वेशन मतलब ये इक्वेशन एक टेक्निकल चीज है, मतलब इससे अपने को मालूम पड़ जाता है कि अपने को कितने पैसे की जरूरत है प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने के लिए। तो उसमें एक फॉर्मूला याद रखिए, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स, नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कितने जो शेयर्स रिडीम करने हैं उसके नॉमिनल वैल्यू क्या है। पैसा देने का दो ही जरिया है, एक होता है डिविजिबल प्रॉफिट और दूसरा आपको पता है फ्रेश इशू। क्या होता है? फ्रेश इशू। अब जैसे मान लीजिए आपको 5 लाख रुपए प्रेफरेंस शेयर्स के देने, कितने देने? 5 लाख रुपए। और आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट जनरल रिजर्व जोड़ रहे हैं, उसमें कितने पड़े हैं? 3.5 लाख रुपए। कितने हो? 3.5 लाख। तो ये रिडम्शन तो हो नहीं सकता, तो 5 लाख की जगह हमारे पास पैसे कितने? 3.5 लाख। तो फ्रेश इशू लेना पड़ेगा। तो आपका जो फ्रेश इशू होगा वो तकरीबन 1.5 लाख का होगा। कितने का होगा? 1.5 लाख का। ये आपका काम आसान कर देता ना कि कौन सा पैसा कहाँ से आएगा। तो यहाँ से आपको मालूम पड़ जाएगा शेयर इशू करने की एंट्री, यहाँ से आपको पता चल जाएगा डिविजिबल प्रॉफिट में से कितना पैसा उठाना है। तो डिविजिबल प्रॉफिट का जो अमाउंट आता है, इसी अमाउंट को हम लोग बोलते हैं सीआरआर। क्या बोलते हैं? सीआरआर। अगर आपको डिविजिबल प्रॉफिट का पैसा इस्तेमाल करना है तो ये पैसे को पहले सीआरआर अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, यानी जनरल रिजर्व से पैसा ये उठाकर एक अकाउंट खोला जाता है जिसको सीआरआर में ट्रांसफर कर दिया जाता है। सीआरआर का फुल फॉर्म होता है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, कीप दैट इन माइंड, राइट। और ये जो पार्ट है ये आपको बता रहा है कि कितने इक्विटी शेयर इशू करने हैं, यानी ये फ्रेश इशू है। किसका फ्रेश इशू? इक्विटी शेयर्स का या नए प्रेफरेंस शेयर्स का, न्यू प्रेफरेंस शेयर्स का, बराबर। तो आपकी दो एंट्री का पार्ट तो यही से मिल गया, इजंट? अब दो एंट्री कौन सी करनी है? तो सबसे पहले फ्रेश इशू की एंट्री कर दो। क्या कर दो? फ्रेश इशू। अब इक्वेशन में एक चीज और बता देता हूँ, इक्वेशन हमेशा दो सेट में इस्तेमाल होता है। एक तो हो गया कितना शेयर्स इशू करना है या कितना डिविजिबल प्रॉफिट में से पैसा लेना, वो पता लगाना। और दूसरा जो होता है पीओआर, पीओआर मतलब प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। अब आप सोच रहे हो कि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन क्या है। जब आपने शेयर होल्डर से पैसा लिया था, उनसे ₹1,00,000 लिया था, तो आप उनको प्रॉमिस करते हो कि भाई हम आपका जब पैसा देंगे तो 10% ज्यादा देंगे। तो 10% ज्यादा देंगे मतलब आप ₹10,000 एक्स्ट्रा देंगे। तो ये 10,000 जो एक्स्ट्रा देने का आपने वादा किया है उसी को बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। पर किसी को पैसा ज्यादा देने की बात कर रहे हो, मगर आपकी जेब भी तो चेक करोगे ना कि आपके पास वो पैसा देने के लिए है कि नहीं, इजंट इट? इसी को हम लोग बोलते हैं प्रीमियम और रिडम्पशन। प्रीमियम और रिडम्पशन का पैसा सबसे पहले कहां से आना चाहिए? सिक्योरिटीज प्रीमियम से। जैसे आप किसी को एक्स्ट्रा दे रहे हो तो आपने कहीं से एक्स्ट्रा लिया तो वो पैसा उसमें से एडजस्ट कर दो, बराबर। तो सबसे पहले कौन से अकाउंट को हाथ लगाओगे? सिक्योरिटी प्रीमियम। फिर उसके बाद अगर कम पड़ रहा है तो पैसा किसको हाथ लगाओगे? डिविजिबल प्रॉफिट को। किसको हाथ लगाओगे?
डिविजिबल प्रॉफिट को, बराबर। सो ये दोनों इक्वेशन चेक कर लेने का और उसके हिसाब से आगे बढ़ने का। चलो आगे देखते हैं अभी इसमें से नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। अब आपने तय कर लिया कि फ्रेश इशू करनी है, तो फ्रेश इशू करना, जैसे हमने एग्जांपल लिया 5 लाख वाले में, तो उसमें 1.5 लाख का फ्रेश इशू है। तो आपका नेक्स्ट स्टेप जो होगा, फोर्थ स्टेप, वो होगा मेकिंग फ्रेश इशू। मेकिंग फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स। मेकिंग फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स। अब शेयर्स इशू करना बड़ा सिंपल सा है। मान लीजिए शेयर्स प्रीमियम पे इशू हो रहे हैं, तो आप एंट्री पास करोगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। फिर उसके बाद टू इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस होगा तो प्रेफरेंस शेयर्स। तो इक्विटी शेयर कैपिटल, 99% इक्विटी शेयर ही इशू होते हैं, बहुत रेयर क्वेश्चन में आपको मिलेगा कि प्रेफरेंस शेयर इशू किए गए। और टू प्रीमियम, और वी कैन यूज द वर्ड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्या वर्ड यूज करेंगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब सिक्योरिटीज प्रीमियम, इसका पहले नाम हुआ करता था शेयर प्रीमियम। तो 2001 के बाद ये वर्ड्स का इस्तेमाल होना चालू हो गया। अगर आप कोई टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन 2000 के पहले का देखोगे तो वहां पे शब्द इस्तेमाल हुआ होगा शेयर प्रीमियम। तो अब शेयर प्रीमियम को ही सिक्योरिटीज प्रीमियम बोला जाता है। ठीक है, तो आपने फ्रेश इशू कर दिया। अब फ्रेश इशू कर दिया तो अब लगे हाथ आपको मोटा मोटी आइडिया मिल चुका है कि मेरे पास प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने के लिए पैसे हैं। डिविजिबल प्रॉफिट में 3.5 लाख पड़े, 1.5 लाख रुपए मेरा यहाँ से भी अरेंजमेंट हो गया है, और रिडम्पशन के भी पैसे मेरे पास एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, प्रीमियम रिडम्पशन के। तो अब आप क्या करो, अब सामने वाले को नोटिस दे दो, भाई तेरे पैसे मैं लौटा रहा हूँ, ये तारीख को आके पैसे लेके जा। तो नोटिस दोगे तो यानी यहाँ पे आप शेयर होल्डर का अकाउंट बंद करोगे। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मतलब कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है। अब ये कैपिटल अकाउंट आप बंद कर रहे हो, तो अगर आप कैपिटल अकाउंट बंद कर रहे हो, इसका मतलब क्या हो जाएगा? आप इस अकाउंट को कैंसिल करोगे। तो कैंसिल करोगे तो मतलब अब वो कंपनी के ओनर में से अब बन जाएगा क्रेडिटर। यानी आपकी पहली एंट्री, मतलब ये जो क्लेम ट्रांसफर, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ क्लेम। क्या बोलते हैं? ट्रांसफर ऑफ क्लेम। अभी प्रेफरेंस शेयर वाले को कितना पैसा देना है, तो ये इस एंट्री से साबित हो जाता है। तो मान लीजिए उसके प्रेफरेंस शेयर का पैसा देना है, तो आप पहले एंट्री करोगे रीडेमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। रीडेमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। फिर आप लिखेंगे जो एक्स्ट्रा पैसा उसको देना है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। इज इट? अभी देखो, जो लाइबिलिटी में कैपिटल में बैठा था उसको अब कैंसिल कर दिया, तो क्रेडिट का क्या हो गया? डेबिट हो गया। कितना पैसा आप एक्स्ट्रा दे रहे हो, बराबर है। मान लो 5 लाख उसके कैपिटल का दे रहे हो, 10% एक्स्ट्रा यानी 50,000 प्रीमियम का, यानी टोटल इसका क्लेम कितना हो गया? 5,50,000। तो अपने को मालूम है 5,50,000 रुपए की जरूरत है, उसमें से मैंने नया शेयर इशू कर लिया 3.5 लाख का, बाकी पैसा ये 1.5 लाख रुपए का बाकी पैसा मेरे रिजर्व एंड सरप्लस में पड़ा हुआ है। तो ठीक है, पैसे का भी अरेंजमेंट हो चुका है, तो हम अब प्रोसीजर्स को फॉलो करते जाते हैं। तो टोटल क्लेम के पैसे की भी एंट्री हमने पास कर दी। अब ये काम करते हैं, अब मुझे डिविजिबल प्रॉफिट यूज करना है, तो मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा ट्रांसफर ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, ट्रांसफर ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट टू CRR अकाउंट, ट्रांसफर ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट टू CRR। अब ट्रांसफर ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट टू CRR मतलब इसमें क्या हो सकता है? जो भी हमारे डिविजिबल प्रॉफिट में जो जो चीज को हमने हाथ लगाए, तो मैं मोटा मोटी जो कॉमनली यूज होता है, तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व्स अकाउंट भी अगर कभी आया तो रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व भी समझो मान लो यूज करना है तो वो भी ले लो, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, बराबर। तो ऐसे 9 अकाउंट है, सारे के सारे नहीं इस्तेमाल होते हैं, मतलब मोटा मोटी प्रॉफिट लॉस और जनरल रिजर्व ही होता है। ये मैं एग्जांपल के तौर पे आपको लिख रहा हूँ, तो डिड नॉट पैनिक अबाउट इट। तो ये रिजर्व्स जो नॉर्मली लाइबिलिटी साइड में होते हैं, मतलब क्रेडिट साइड है, तब आप इसको इस्तेमाल करें तो ये क्या हो गए, डेबिट हो गए। हाँ, और ये कहाँ जाएंगे पैसे सारे के सारे, CRR में। इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, ठीक है। इट इज बीन ट्रांसफर टू CRR अकाउंट। Once the amount is transferred to CRR account, the next step should be writing off premium on redemption. Right? The next step should be writing off POR अकाउंट, यानी जो प्रीमियम और रिडम्पशन दे रहे हो आप, एक्स्ट्रा पैसा आप दे रहे हो, वो पैसा आपको अभी अरेंज करना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा कि ये जो मैं एक्स्ट्रा पैसा दे रहा हूँ ये कहाँ से अरेंज कर रहा हूँ। तो ये पैसे कहीं से भी अरेंज हो सकते हैं, मगर पहला चॉइस होगा सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, और दूसरा चॉइस होता है कोई भी डिविजिबल प्रॉफिट, कोई भी डिविजिबल प्रॉफिट अकाउंट, बराबर, डिविजिबल प्रॉफिट अकाउंट टू व्हाट, टू POR यानी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। अब ये एंट्री जैसे आपने कंप्लीट की, इसका मतलब आपने पूरे पैसे का जुगाड़ कर लिया, रिजर्व CRR में भी ट्रांसफर कर दिया, जो एक्स्ट्रा पैसा देना उसका भी जुगाड़ हो गया। यानी जब पैसे अरेंज हो गए तो अभी सामने वाले को बुला के उसके पैसे दे दो, तो सब उसके पैसे दे देते हैं। सेटलमेंट ऑफ क्लेम, सेटलमेंट ऑफ क्लेम, सेटलमेंट ऑफ क्लेम मतलब जो प्रेफरेंशियल होल्डर्स को पैसा देना है अब उसका पे कर दोगे। तो उसको पे करना है तो आपने याद होगा आपने जो एंट्री पास की थी, प्रेफरेंशियल कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंशियल होल्डर। तो प्रेफरेंशियल होल्डर अकाउंट क्रेडिट किया था, अब प्रेफरेंशियल होल्डर को पैसा दे रहे हो तो उसका अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंशियल होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, प्रेफरेंशियल होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. Is that fine? Preferential holder to bank account. Let's go for the 9th one. एक बार ये पेमेंट कर दिया तो कभी कभार क्वेश्चन में बोनस इशू का बात होता है। किसका बात होता है? बोनस इशू। अब बोनस इशू मतलब पार्टली पेड अप हो सकता है, फुली पेड अप हो सकता है। बोनस इशू मतलब फ्री के शेयर्स देना। फ्री के शेयर्स मतलब फ्री किसके लिए है? शेयर होल्डर के लिए। कौन से शेयर होल्डर के लिए? इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। ये जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनको नहीं दिया जाता, ये बोनस इशू सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। तो उसमें पार्टली पेड अप भी हो सकता है, फुली पेड अप भी हो सकता है। तो लेट अस टॉक अबाउट फुली पेड अप बोनस शेयर्स। फुली पेड अप बोनस शेयर्स के लिए पैसा आप सिक्योरिटी प्रीमियम से ले सकते हो, CRR से ले सकते हो। पर जहां तक पार्टली पेड अप बोनस शेयर्स का इशू रहेगा तो आप वो पैसा CRR और सिक्योरिटी प्रीमियम से नहीं ले सकते, ये बात याद रखना। नाउ अनाउंसिंग फॉर fully paid up bonus shares, fully paid up bonus shares, and you are announcing for fully paid up bonus shares. आप अनाउंसमेंट कर रहे हो कि मैं पार्टी दे रहा हूँ, तो पार्टी देने के लिए अनाउंस करने में कोई बड़ी बात नहीं है। पार्टी का बजट है क्या तुम्हारे पास? तो वो चीज चेक करना बहुत जरूरी है। तो वो बजट का पैसा पहले कहां से आता है? CRR से, CRR अकाउंट डेबिट। दूसरा अकाउंट जिसको हाथ लगाया जाता है वो है सिक्योरिटीज
प्रीमियम अकाउंट, कौन सा अकाउंट को हाथ लगाते हो? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तीसरा कैपिटल रिजर्व, तीसरा किसको हाथ लगाओगे? कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब कैपिटल रिजर्व अकाउंट के बारे में एक बात याद रखना बच्चा लोग, इट शुड बी ऑलवेज कैश प्रॉफिट, इट शुड बी ऑलवेज अ कैश प्रॉफिट, देन ओनली यू कैन यूज द कैपिटल रिजर्व। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होगा तो आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। और जरूरत पड़ी तो डिविजिबल प्रॉफिट, जरूरत पड़ी तो डिविजिबल प्रॉफिट में से भी पैसा उठाया जाता है। तो अब ये इन अकाउंट्स को अभी डेबिट किया, मतलब इन अकाउंट में से पैसा निकाल रहे हो। पैसा क्यों निकाल रहे हो? ताकि आप बोनस दे सके। तो यहाँ पे टू बोनस इशू, क्या लिखोगे? टू बोनस इशू, बराबर, वॉट एवर मे बी दी अमाउंट। अब आपने बोनस इशू के लिए पैसा इंतजाम कर लिया तो बोनस दोगे भी। तो 10th स्टेप जो होगा लास्ट, इशू ऑफ बोनस शेयर्स, इशू ऑफ बोनस शेयर्स, इशू ऑफ बोनस शेयर्स। अब इशू ऑफ बोनस शेयर्स बिल्कुल टेंशन नहीं, तो बोनस इशू में आपने पैसा रखा है, अब उस पैसे को इस्तेमाल कर लो। बोनस इशू अकाउंट डेबिट, बोनस इशू अकाउंट डेबिट टू व्हाट? टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। मैंने आपको बताया था बोनस इशू किसको मिलता है? सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सो डियर बच्चा लोग, अभी ये जो मैंने आपको करवाया, ये मोर और लेस मैंने आपको सारी एंट्रीज करवाई प्रेफरेंस शेयर्स की, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। इसमें स्टेप्स आ गए, कंडीशंस आ गए। अगर ये 10 एंट्रीज आप याद रखते हो तो बड़ी आसानी से आप जो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आई होप सो यू लाइक इट। थैंक यू वेरी मच। I'll come up with the solution of the questions. Thank you very much.